Myself, Dr. Rajiv Namdev, Prabhari Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic Mahavidyalaya, Indore, welcomes you all viewers in the subject BME First, Basics of Mechanical Engineering First. Today we will discuss about basic definitions used in thermodynamics. ऊष्मागतिकी में प्रयोग में की जाने वाली मूल परिभाषाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी, इस भाग में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स। सिस्टम को तंत्र या निकाय के नाम से जाना जाता है, बाउंड्री को परिसीमा, सराउंडिंग को परिवेश और यूनिवर्स को ब्रह्मांड। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तंत्र या निकाय के प्रकार। फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ऊष्मागतिकी गुण। स्टेट, अवस्था, पाथ या पथ, प्रोसेस या प्रक्रम, साइकिल या चक्र, और अंत में फंक्शन या फलन। हम शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी। लैटिन वर्ड थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। लैटिन शब्द थर्म का अर्थ ऊष्मा एवं डायनेमिक्स का अर्थ शक्ति होता है। आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर, तो उसमें जो थर्म वर्ड है बेसिकली वो हीट के लिए है। तो इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करें तो वो क्या हो गया, ऊष्मीय शक्ति या ऊष्मा के कारण गति, इसलिए हम इसको ऊष्मागतिकी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of physics that studies how heat energy changes to or from other energy forms. आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स में भौतिकी विज्ञान में पढ़ा होगा। तो ऊष्मागतिकी भौतिकी की शाखा है जिसमें कि हम तापीय ऊर्जा के अन्य रूपों में या ऊर्जा के अन्य रूपों से तापीय ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और आगे हम देखें, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूविंग और वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन अ सिस्टम। किसी भी तंत्र में जब तापांतर के कारण अणुओं के चलायमान या कंपनता होती है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। या और अपन इसके बारे में जाने तो इट इज द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। यह है ऊष्मा, हीट यानी ऊष्मा, वर्क यानी कार्य, टेम्परेचर तापक्रम और ऊर्जा, इनके मध्य संबंधों का विज्ञान है। एंड इन अ नटशेल इट डील्स विद द हीट एंड वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे बात करेंगे वो ऊष्मा और कार्य से संबंधित होगी। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्टरी या प्रस्तावना के रूप में ऊष्मागतिकी के बारे में जानने के लिए हमने इसको बेसिक लैटिन वर्ड से शुरू किया। ऊष्मा के कारण गति जो मिलती है हमें, ऊष्मागतिकी। इसमें कन्वर्जन होता है एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर अदर्स फॉर्म्स का थर्मल में। जैसे हम एक एग्जांपल देखें तो पावर प्लांट जो होते हैं उसमें स्टीम बनती है बॉयलर में, थर्मल स्टीम, और टरबाइन में उसका उपयोग किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी लेने के लिए। तो वहाँ कन्वर्जन हो रहा है थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि हीट पंप जो होते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। हीट पंप का उपयोग रेफ्रिजरेशन का उल्टा होता है, रेफ्रिजरेशन जहाँ ठंडा करता है वहीं हीट पंप जो है रूम को गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी कन्वर्जन जो होता है थर्मल टू अदर फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स टू थर्मल एनर्जी। और ये जो होती है थर्मल एनर्जी क्यों होती है, जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस होता है सिस्टम में तो हायर से लोअर की ओर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट्स होते हैं, मूव होते हैं, उससे कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी होती है
जिससे कारण के तापीय ऊर्जा हमें मिलती है। और इसमें हम जो रिलेशनशिप बताते हैं वो हीट, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी की, एंड फाइनली इट डील्स विद द हीट एंड वर्क। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हीट एंड वर्क से ही संबंधित है, उनके बीच के संबंध को परिभाषित करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। आइए थर्मोडायनामिक्स में आगे बढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप ये मान के चलें कि चाय बना रहे हैं आप। तो चाय बनाने के लिए आपने गैस को जलाया और उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, तपेली, और तपेली में डाल दिया आपने दूध, चाय, शक्कर और पानी। तो ये जो तपेली है जिसमें चाय बन रही है, ये हमारा कहलाएगा सिस्टम या तंत्र या निकाय। तपेली की जो सतह है वो कहलाएगी हमारी बाउंड्री या परिसीमा, और इसके अलावा जो कुछ आप वहाँ देख रहे हैं किचन में या जहाँ से आप देख रहे हैं चाय बनते हुए, वो तपेली के अलावा जो कुछ आपको दिख रहा है वो होगा सराउंडिंग या परिवेश। और यदि हम इसको देखें पूरा ओवरऑल, जिसमें कि परिवेश भी है और तंत्र भी पूरा कंबाइंड है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स या ब्रह्मांड। आइए अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखें। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज, दिस इज द सिस्टम, एक बना हुआ है डॉटेड लाइन के अंदर वाला सिस्टम, तंत्र या निकाय है। तो इसकी परिभाषा अब हमको एग्जाम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। मैंने एग्जाम्पल लाइव लिया था चाय बनाने का, बट यहाँ पर हमें अध्ययन करना है किसी भी चीज़ का। तो उसका जब हम अध्ययन करेंगे उसके लिए हम एक क्षेत्र लेंगे या क्वांटिटी ऑफ मैटर लेंगे, तो वो जो मैटर होगा वो अध्ययन का क्षेत्र होगा। यानी यदि हम बात करें तो अर्जुन के लिए वो मछली की आँख एक सिस्टम थी, जबकि दूसरों के लिए वहाँ सब कुछ एक सिस्टम था। तो सिस्टम की बात हो रही है। तो अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में चयनित क्षेत्र में द्रव्य की मात्रा को हम ऊष्मागतिकी तंत्र कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो आप सिस्टम समझ गए हैं। सिस्टम के बाहर के क्षेत्र को हम परिवेश कहते हैं। तो द रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो परिवेश है या सराउंडिंग्स है। द रियल और इमेजिनरी स्पेस, यहाँ पर जो तपेली थी वो रियल थी, और ये जो डॉटेड लाइन से बना है ये क्या है? इमेजिनरी। लाइन से हम बनाते हैं, यदि फुल बना दी हमने तो वो हमारा पत्थर जैसा दिखने लगेगा, एक बॉडी दिखने लगेगी, तो वो क्या होगा? रियल या वास्तविक। या फिर डॉटेड बना दिया तो वो क्या हो जाएगी? हमारी काल्पनिक या सतह। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने देखा होगा डॉटेड लाइन खींचते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी होती हैं। तो जो रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो वास्तविक अथवा काल्पनिक सतह जो तंत्र को परिवेश पृथक करती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिसीमा। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए, तंत्र परिवेश को एज अ होल, जो ब्लू कलर से मैंने बताया, उसको हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस स्लाइड में परीक्षा में आपको आती है डेफिनेशन लिखिए सिस्टम की, बाउंड्री की, सराउंडिंग की। यूनिवर्स की आती नहीं है, 3 की तो फिर भी आ जाती है कि डिफाइन सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, तंत्र, परिसीमा या परिवेश को परिभाषित करें। तो उसके लिए आपको ये चित्र बनाना है और 2-2 लाइन की परिभाषाएं लिखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में जाना, उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग, चाय की तपेली के एग्जाम्पल से लिया। और जो हम परीक्षा में लिखेंगे, चाय की तपेली नहीं लिखेंगे बल्कि हम ये चित्र बनाएंगे और ये 2-2 लाइन की परिभाषाएं लिखेंगे। आइए, हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब सिस्टम के अंदर चलते हैं अपन। तो सिस्टम के प्रकार जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बीकर है। देखिए आप तीनों में, देखिए आप क्या खास बात है। एक बीकर है, दूसरा बीकर है, तीसरा बीकर है, तीनों में लिक्विड है, एक लेवल तक है। अंतर कहाँ आता है? पहले वाला जो बीकर है वो खुला हुआ है, दूसरे वाले बीकर को डॉट लगा के बंद किया है, ये क्लोज्ड हो गया। और तीसरे वाले के चारों तरफ एक इंसुलेशन लगाया हुआ है ब्लैक कलर का। इंसुलेशन बोले तो हम इसको बोलते हैं ऊष्मारोधी, उससे किया है। अब इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मान लीजिए आपकी
चाय जो आपने बनाई है वो आपके कप में रखी हुई है, तो कप खुला हुआ है। इसमें चाय जो रखी हुई है आपकी केतली में रखी हुई है या एक ढक्कन वाले पॉट में रखी हुई है या मग में रखी हुई है ढक्कन वाले में, तो वो क्लोज्ड है। लेकिन यदि उसी चाय को हम थर्मस फ्लास्क में रख दें तो वो आइसोलेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन अब हमको परीक्षा में लिखना है, तो अब तीनों में देखिए खास चीज, यहाँ पर 2 चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है, एक सहति और एक ऊर्जा, मास और एनर्जी। ओपन में देखिए आप, यहाँ पर आपने चाय रखी है, तो बाउंड्री क्या है, ये आपका बीकर या आपका मग, उसमें से चाय की जो गर्मी है यानी ऊर्जा है वो बाहर दे रही है वातावरण को, क्योंकि खुली हुई है, या उसकी सतह से जा रही है, बॉटम से भी जा रही है, जिस टेबल पे आपने रखा है वो टेबल भी गर्म हो रही है। तो ऊर्जा तो बाउंड्री को क्रॉस कर ही रही है। साथ साथ यदि चाय रखी रही और उसमें पपड़ी ना जमे तो वो चाय क्या होगी, एवोपरेट होके उड़ जाएगी, मतलब आपका चाय का लेवल कम हो जाएगा। तो यानी ओपन में सहति या मास और ऊर्जा दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। अब बंद पे देखिए आप, बंद में क्या हो रहा है कि इसमें जो गर्माहट है या ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, वो तो बीकर को क्रॉस कर रही है, लेकिन चाय जो रखी हुई है उसकी वेपर्स जो है बाहर नहीं जा रही है, सहती जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है। जबकि तीसरे वाले केस में देखें थर्मस फ्लास्क में, चूंकि वो ऊष्मारोधी है तो ऊष्मा भी बाहर नहीं जा रही है। तो अब हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सिस्टम को, तो सिस्टम को हम फिर से देखेंगे, वही 3 प्रकार हैं। इस वाले पिक्चर को देखिए आप, ओपन सिस्टम या खुले तंत्र में सहती जो है आ रही है और सहती जो है वो जा रही है, और ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा जा रही है। मतलब सहती और ऊर्जा दोनों के दोनों जो तंत्र की बाउंड्री है या परिसीमा है उसको क्रॉस कर रही है। अब अपन अपने घर की टुल्लू मोटर का एक एग्जांपल देखते हैं। टुल्लू मोटर में आप देखते हैं कि जब हम उसको बिजली से कनेक्ट करते हैं, ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में बदलती है, फिर वो हाइड्रोलिक में बदलती है, ऊपर जाके पानी चढ़ता है। अब आप देखिए इसमें पानी पंप में जो आ रहा है टुल्लू मोटर में, वो कहाँ से आ रहा है, टंकी से। तो मास ने क्या किया, इसकी बाउंड्री से अंदर आया सिस्टम में, फिर कहाँ चला गया, ऊपर जो आपने टंकी बनाए रखी उस पर, तो ये क्रॉस किया। तो यानी पानी ने इसको क्रॉस किया जो टुल्लू मोटर है, तो टुल्लू मोटर अपना सिस्टम है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब मोटर चलती है तो गर्म होती है, तो वो खुली हुई रहती है, वहाँ पे पंखा चलता रहता है, वो उसकी गर्माहट को दूर करता है, मतलब ठंडा बनाए रखता है मोटर को। तो एनर्जी को भी बाउंड्री को क्रॉस किया। तो अब इसकी चित्र ये रहेगा एग्जाम में, और आप लिखेंगे कि एनर्जी एज वेल एज मास क्रॉसेस बाउंड्री, ऊर्जा एवं सहती परिसीमा को, तंत्र की परिसीमा को पार करती है। उसके उदाहरण लिखेंगे आप, पंप, कंप्रेसर, पंप, संपीड़क या बॉयलर है, टरबाइन है, आपका आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल में आईसी इंजन में देखिए आप, आईसी इंजन में आपने देखा होगा क्या होता है, पेट्रोल जाता है, धुआं निकलता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है, तो मतलब मास गया, मास बाहर निकला, धुआं बन के निकल गया। साथ साथ में उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, अपने कूलिंग से। कार में आप देखेंगे कूलेंट डलता है, या पहले पानी डलता था तो वो गर्म होकर निकलता है, रेडिएटर में आता है, और एयर कूल्ड में हवा से ठंडा होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, आपका आईसी इंजन हुआ या पंप हुआ, संपीड़क, ये सारे कौन से हैं, ओपन सिस्टम। परिभाषा क्या होगी ओपन सिस्टम की, कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी और उसके साथ साथ मास दोनों के दोनों सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर दे। अब आइए, अब अपन आते हैं क्लोज पर। हमने ढक्कन लगा दिया, अब मास नहीं जाएगा, मास केवल आ रहा है, ये मास है, मास क्रॉस नहीं कर रहा है सिस्टम की बाउंड्री को। तो मास ये यहाँ पर जो बताया गया है, इसके अंदर मास है, वो वाला मास अंदर भी नहीं जा रहा है ना बाहर निकल रहा है, मास इसके अंदर है, केवल ऊर्जा जो है वो आ जा रही है। ये मास केवल एंट्री के लिए कि इसके अंदर है, एरो का मतलब ये है कि इसके अंदर है। तो इसमें क्या होता है कि मास कहीं से आ नहीं रहा बल्कि सिस्टम के अंदर ही है। तो इसमें ओनली एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री,
नॉट मास, मतलब इसमें मात्र ऊर्जा ही परिसीमा को पार करती है, सहती नहीं। जैसे अब हम देखें, सीलबंद सिलेंडर है अपना, जो गैस का सिलेंडर आता है या कोई सी भी गैस हो, उसमें ऑक्सीजन हो जो हॉस्पिटल में यूज होती है, जब तक उसका वाल्व बंद है आप देखते हैं कि वो गैस बाहर नहीं निकलती है। लेकिन ठंडक में आप देखते होंगे जब अंदर की गैस ठंडी होगी बाहर गर्म होगा तो एनर्जी जो है अंदर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अंदर चली जाएगी, या अंदर का गर्म होगा तो बाहर का ठंडा होगा तो उल्टी रिवर्स हो जाएगी। एनर्जी क्रॉस करती है लेकिन बाउंड्री, मास क्रॉस नहीं करता। तीसरे वाले में आते हैं, ये जो बताए गए हैं, ये यहाँ पर जो बताया गया है ये आने के नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि सिस्टम के अंदर सहती भी है और ऊर्जा भी है। इस केस में ना तो एनर्जी और ना ही मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। नाइदर एनर्जी नॉर मास क्रॉसेस द बाउंड्रीज। यूनिवर्सल, ये जैसे ब्रह्मांड है तो हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के नियम कि ना मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सहरी संस्थता का कि ना तो मास उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। तो इस प्रकार से यूनिवर्स जो है वो हमारा विलक तंत्र है या आइसोलेटेड सिस्टम है, या इंसुलेटेड फ्लास्क जिसके अंदर आप कॉफ़ी या कुछ भी रखा है वो भी हमारा क्या है, इंसुलेटेड सिस्टम। तो आप परीक्षा में यहाँ पर जो बता सकते हैं ये इनकमिंग वाले एरो को ना बताएं। यदि एक ही बना दिया आपने रेड कलर का और उससे एनर्जी बाहर निकल रही है, और ये अब चूंकि बाहर निकल रही तो कहीं से अंदर भी आ रही है, तो पहले वाले में तो चारों एरो बनेंगे। लेकिन दूसरे वाले जो है यहाँ पर ये मैंने बताया है, ये मास वाले की बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एनर्जी अंदर आ रही है और एनर्जी जा रही है, क्योंकि जब आएगी तभी जाएगी। और इसमें केवल आप ये रेड वाला बना दें, ये मास और इसको एनर्जी को ना लिखें, केवल लिख दें। ये मैंने समझाने के लिए आपको चित्र बनाए हैं, लेकिन परीक्षा में आप केवल एक सिस्टम बना दें और उसमें कुछ भी ना बनाए तो मतलब उसके अंदर जो सिस्टम में है मास और एनर्जी वो सिस्टम के अंदर ही है। तो इस प्रकार से परीक्षा के लिहाज से ये वाला आप बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और साथ में ये परिभाषाएं लिखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज या गुण, आप देखते हैं कि गुण कई तरीके से बताए जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति के गुण के बारे में बताएं कि ये बहुत अच्छा है, या ये पढ़ने में अच्छा है, या ये खेलने में अच्छा है। तो जिसको माप सके हम उस विशेषता को गुण कहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम इन जनरल नहीं कर रहे हैं। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। इक्विलिब्रियम को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। साम्य अवस्था मतलब परिवर्तन ना हो। साम्य अवस्था में यदि तंत्र कोई साम्य अवस्था में है तो उसके मापने योग्य विशेषता को हम गुण कहते हैं। क्लियर? अब गुणों के देखिए अब क्या क्या चीज होती है। इट इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में समझ में आएगी कि गुण जो होते हैं वो पाथ या रास्तों से स्वतंत्र होते हैं। ये बिंदु फलन होते हैं या पॉइंट फंक्शंस होते हैं, यानी बिंदु पर निर्भर करते हैं, उस पाथ पर नहीं करते हैं। पॉइंट फंक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पाथ फंक्शन मतलब रास्ते पर जो निर्भर करता है, पॉइंट फंक्शन यानी जो केवल बिंदु पर करता है। इसके बाद डिफरेंशियल या अवकलन में आपने पढ़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक आता है डेल वाई बाई डी एल एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है हमारी मैथमेटिक्स की भाषा में। यहाँ पर डी पी मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, डी वी डिफरेंस इन वेलोसिटी, डी यू डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, डी एच डिफरेंस इन एंथैल्पी, डी ई डिफरेंस इन एनर्जी। ये डी जहाँ लगा है वो एग्जैक्ट या निश्चित होते हैं। जैसे 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5। ये कांस्टेंट है, निश्चित है। लेकिन यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और उसमें x की वैल्यू को अपन लिमिट में डाल दें तो वो क्या हो जाते हैं फिर इनएग्जैक्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऐसा निकालते हैं अपन। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वो हमारे गुण होते हैं। तो गुण की ये 3 मेन पॉइंट हैं कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। आगे हम देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। ये तो गुण के बारे में बात हो गई। कुछ बिंदु समझ में नहीं आए जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट पाथ क्या होता है, या पॉइंट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। तो इस पॉइंट पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज जो होती है, कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है सिस्टम की,
जबकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं या गुण कहते हैं। और गुण जो होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। गुण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंटेंसिव मात्रा निरपेक्ष, एक एक्सटेंसिव मात्रा सापेक्ष। इसको याद रखने का तरीका, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की खासियत है कि एक मास पर निर्भर करता है, एक मास पर नहीं करता, संहति पर निर्भर करता है, संहति पर नहीं करता। अब हमको ये याद हो जाता है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कौन सा वाला मास पे निर्भर करता है, कौन सा नहीं। तो उसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ कि इंटेंसिव की शुरुआत कैसे हो रही है, आई से, और इंडिपेंडेंट टू मास मतलब वो भी कैसे हो रही है, आई से। तो आप जब भी कोई बोले इंटेंसिव इंडिपेंडेंट टू मास, यानी कि मात्रा निरपेक्ष, हिंदी में क्लियर हो जाता है, निरपेक्ष मतलब निर्भर नहीं करेगी, मात्रा निरपेक्ष यानी संहति पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन इंग्लिश में इंटेंसिव का आई और इंडिपेंडेंट टू द मास। जैसे अब आप देखिएगा, हम टायर में हवा भरवाते हैं, जब हमारी गाड़ियों में हवा चलती है, आप सभी गाड़ियों में बैठे होंगे, और प्रेशर हम लेते हैं कितना, उसको बोलते हैं 30 कर दो, 32 कर दो, 33 कर दो। तो प्रेशर जो होता है, अब चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे टू व्हीलर हो, स्कूटर हो, सब यही बोलते हैं कि पिछले चक्के में 30-35 कर दो, ऐसे करवाते हैं। अब आप देखिएगा कि प्रेशर जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि टायर का साइज छोटा या बड़ा है, मतलब वो संहति पर निर्भर नहीं कर रहा। लाइकवाइज आप टेम्परेचर देखो, जो टेम्परेचर है, इंदौर का टेम्परेचर इतना है, तो वो इस पर निर्भर नहीं कर रहा कि आदमी की बात हो रही है या वेग है, गाड़ी चल रही है, या स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक जब वर्ड लगेगा इसका मतलब पर यूनिट मास, प्रति इकाई संहति होता है, तो ये भी मास पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से दाब, तापक्रम, वेग या विशिष्ट ऊर्जा ये संहति पर निर्भर नहीं करते हैं। सो प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी, दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मास और इंडिपेंडेंट टू द मास। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या मात्रा निरपेक्ष। इसका दूसरा वाला लेते हैं अपन, एक्सटेंसिव। इसका उल्टा हो गया, मात्रा सापेक्ष, हिंदी में पता लग रहा है, मात्रा सापेक्ष यानी मात्रा पर निर्भर करेगा, बस मात्रा या संहति पर निर्भर करेगा। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट था तो ये क्या हो जाएगा, मास डिपेंडेंट। जैसे मास, अब छोटा वजन है, बड़ा वजन है, तो वो नो डाउट मास पे निर्भर करेगा। आयतन, अब वो जो टायर में अपन हवा भर रहे थे, अब आप गौर करिएगा कि किसका आयतन ज़्यादा होगा, स्कूटर का कम होगा, बाइक का ज़्यादा होगा, टायर बड़ा है, कार का बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो वो मास पे निर्भर करता है। तो मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, या टोटल एनर्जी की हम बात कर ले, कुल कितनी ऊर्जा है, तो वो क्या होगी, मास पर निर्भर करेगी। तो ये कहलाती है हमारी एक्सटेंसिव। तो यहाँ पर दो चीज़ गौर करिएगा, यदि विशिष्ट ऊर्जा है, स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट मास, तो वो क्या होगी, इंटेंसिव। यदि वही टोटल एनर्जी यदि हो गई, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव, वो होगी हमारी कुल ऊर्जा। अब हम आते हैं इसके बारे में बात करने, कुछ और डेफिनेशन है जो आपकी परीक्षा में आती है। स्टेट, पाथ या प्रोसेस, अवस्था, पथ या प्रक्रम। आइए पहले चित्र को देखते हैं। सपोज ये वाला चित्र एक्स बाय पे बना हुआ है, एक्स ग्राफ और बाय ग्राफ पे। तो पॉइंट 1 जो है हमारा क्या है, 0 0, यदि यहाँ से शुरू हो रहा है 0 0, और ये वाला अपन क्या इमेजिन कर लें कि सपोज यहाँ पर हो रहा है ये 5 और यहाँ पर हो रहा है 4, 5 4, ऐसा मान लें। तो ये जो पॉइंट है 1 और 2 ये कहलाते हैं हमारे पॉइंट। अब यदि मान लीजिएगा कि आपने तपेली में चाय बनाने को रखी, उसका टेम्परेचर देखा, तो वो कितना होगा, जो वातावरण का रहेगा लगभग 22-23 डिग्री। जब आपने उसको गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, है कि नहीं, तो वो पॉइंट 2 हो जाएगा। तो पॉइंट 1 से 2, ये पॉइंट 1 क्या है, ठंडा पानी आपने रखा अभी गैस पे, और पॉइंट 2 क्या, चाय बन गई है, तो ये कहलाएंगी इनकी स्टेट। अब ये जो चाय बनने की प्रक्रिया है, ये 3-4 तरीके से बन सकती है। जैसे आप माइक्रोवेव में रख दें, आप गैस पे रख दें, आप घर के चूल्हे पे बना दें, तो उसमें जो टाइम लगेगा या जिस तरीके से वो उसको हीट दी जाएगी वो अलग अलग होगी। तो जिस तरीके से दी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ। जैसे स्टेट को कैसे बताएंगे हम, अवस्था को 1 या 2 से, 1 इनिशियल हो गई, 2 फाइनल हो गई। लेकिन पाथ को कैसे बताएंगे, 1 to 2, 1-2। तो ये पाथ कहलाएगा हमारा।
अब इसी पाथ को आगे जा करके यदि कोई प्रॉपर्टी फिक्स है तो उसको हम फिर प्रोसेस बोलने लगते हैं या प्रक्रम बोलने लगते हैं। तो पाथ और प्रोसेस में अंतर यह है कि प्रोसेस कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे बनता है, जबकि पाथ नॉर्मली होता है। तो आपको तीन चीज़ें समझ में आ गई इस चित्र में कि स्टेट यानी ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो भी है, और उन पॉइंट पर किस तरीके से जा रहे हैं वो हमारा कहलाएगा पाथ। और यदि उस पाथ में भी कोई चीज़ हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता सके कि लाइन ऐसी ही होगी तो उसको बोलेंगे हम फिर प्रोसेस, राइट। यानी पाथ भी 1 to 2 है, प्रोसेस भी 1 to 2 है, लेकिन पाथ और प्रोसेस में अंतर है, पाथ रैंडम हो सकता है जबकि प्रोसेस एक पर्टिकुलर विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगी। तो यहाँ पर ये तीन डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अब। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी तंत्र की स्थिति, अब ये तंत्र की स्थिति 1 पर क्या हो गई अपनी, अगर अपन एक्स वाई में बोले 0 0, ये क्या हो गई 2 पर क्या हो गई 5 4। तो तंत्र की स्थिति को तंत्र के गुणों द्वारा परिभाषित करने को हम तंत्र की अवस्था कहते हैं। ये परिभाषाएं बड़ी टिपिकल होती हैं, तंत्र तंत्र 2-3 बार आ रहा है, या परिभाषा में भी इंग्लिश में भी देखो सिस्टम सिस्टम 3 बार आया है। पहला क्या है कंडीशन ऑफ सिस्टम, दूसरा क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यदि हम कंडीशन ऑफ सिस्टम को प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के द्वारा दर्शा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी तंत्र की अवस्था कहते हैं। परिभाषा तो ये लिखना पड़ेगी समझने के लिए, ठीक है। अब सीरीज ऑफ अ स्टेट, अब ये 1 से 2 तक कैसे जा रहा है, ये पॉइंट धीरे धीरे जा रहा है, 0 0 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया मतलब 0.5 0.2 0.3 0.4। तो ये जो अलग अलग स्टेट होती जा रही हैं इसकी 1 से 2 तक जाने में, इनको हम क्या बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेट। इनको क्या बोलते हैं हम पाथ ऑफ अ सिस्टम। तो तंत्र में अवस्था परिवर्तन 1 से 2 के बीच में अवस्था परिवर्तन के लिए जो रास्ता बनता है उसे हम पथ कहते हैं, या सीरीज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम थ्रू विच प्रोसेस अकर्स इज नोन एज पाथ ऑफ अ सिस्टम। और तीसरा है एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। 1 से 2 तक जाने के लिए आपने जो भी किया वो पर अवस्था परिवर्तन हुआ, इस अवस्था परिवर्तन को हम कहते हैं प्रक्रम। तो पाथ ये है, और अवस्था प्रक्रम क्या हो गया आपका कि चाय बनने रखी थी और चाय बन गई, ये हुआ अपना एक प्रक्रम कि चाय का बनना, ये अपना प्रक्रम हो गया। अब उसको आपने चाहे माइक्रोवेव में बनाया हो या आपने गैस पे बनाया हो या घर के चूल्हे पर बनाया हो, वो अलग अलग पथ हो सकते हैं, लेकिन चाय बन गई। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम या तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के लिए होने वाली क्रिया को हम प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा हो गई स्टेट की, पाथ की, प्रोसेस की। ये सब एग्जाम में आती परिभाषाएं 2-2 लाइन की हैं, इनको समझने की जरूरत है। आइए परीक्षा में यही लिखेंगे जो यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं साइकिल। अब हम साइकिल पर आते हैं। अभी हमने पिछले पिक्चर में ये देखा था कि स्टेट 1 से हम चले और पाथ लिया हमने 1 to 2 तो पहुंच गए 2 पर। अब यदि हमारा ये हम 2 से फिर से 1 की ओर आ जाए, दूसरे पाथ कौन सा हो जाएगा 2 1, उससे हम वापस जाए तो 1 2 1 ये मिलके क्या बना लेंगे साइकिल। तो चक्र या साइकिल क्या होगा कि यदि हम किसी एक बिंदु से चलें और विभिन्न प्रक्रमों द्वारा चलते जाएं, विभिन्न पाथों का उपयोग करें, लेकिन पहली अवस्था और अंतिम अवस्था एक ही बिंदु पर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे चक्र। जैसे कि स्टेट 1 से चले हम स्टेट 2 तक पाथ 1 to 2 लेकर के, फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ गए हम पाथ 2 1 लेकर के, तो 1 2 1 जो बना वो हमारा क्या कहलाएगा एक साइकिल। यही यहाँ पर लिखा है when a system in a given initial state 1 goes through various processes, कोई सी प्रोसेस से जाए and finally returns to its initial state, the system has undergone a cycle process, cyclic process और साइकिल। इसी को हम चक्र कहते हैं। जब कोई निकाय या तंत्र दी गई प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ अंत में प्रारंभिक अवस्था पर ही वापस लौटता है, तब तंत्र चक्री प्रक्रम अथवा चक्र से गुजरता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जिस तंत्र में अवस्था का प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान होती है उसे चक्र कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक पॉइंट बना दें कि यही मेरा पॉइंट 1 है, यही मेरा पहला है और आखिरी है, यही हो गया चक्र। नहीं, उसको पहले कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, प्रक्रियाओं से, फिर वापस उसी पर लौटना पड़ेगा, उसको हम चक्र कहेंगे। तो इस प्रकार से अब हम आते हैं जो मैंने पॉइंट की बात करी थी प्रॉपर्टी की, कि फंक्शन, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इसको अपन समझें।
यहाँ पर देखिएगा कि ये जो अवस्था है यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 जो बता रही 0.1 और 0.2, एक्स वाई अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रेशर वॉल्यूम, हम इसको आगे देखेंगे। बट यहाँ पर ये जो है अवस्था है, ये हमारे क्या है, पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पर सपोज एक्स एक्सिस पर मैं ले लूँ प्रेशर या दाब, मैं या आयतन ले लूँ, और वाई पर क्या ले लूँ मैं, प्रेशर और दाब, और एक्स पर क्या ले लूँ मैं, आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1, ये क्या हो जाएगा, P2 V2। तो P1 V1 P2 V2 क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टीज। ये क्या होंगी, पॉइंट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पॉइंट। अब 1 से 2 तक जाने में प्रॉपर्टीज तो वही रहेगी। अगर आप बोले कि बीच में किसी पर आ गया तो वो भी प्रॉपर्टी वेल डिफाइन होगी, वो पाथ पर निर्भर नहीं करेगी कि किस पाथ से जा रहा है। जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एंथैल्पी एंट्रोपी नई टर्म आई है जिसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। ये भी हीट के ही फॉर्म है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पॉइंट फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन पॉइंट, जैसे कि स्टेट 0.1 और 0.2, ये कहलाएंगे पॉइंट फंक्शन। तो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं, यानी उस बिंदु पर निर्भर करती हैं। जबकि यदि हम हीट और वर्क को बात करें, जिसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये पाथ पर निर्भर करते हैं। पाथ कैसे, कि अब आपने चाय तो बनाई, अब आपने गैस के चूल्हे पे बनाई, स्टोव पे बनाई, माइक्रोवेव में बनाई, या चूल्हे पे बनाई घर के, चारों में टाइम तो अलग अलग लग रहा है। तो किसी में हीट कम लग रही है, किसी में हीट ज़्यादा लग रही है, कोई जल्दी बन रहा है कोई, तो ये पाथ पर निर्भर करते हैं। तो हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन कहलाते हैं, और प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन पाथ या प्रोसेस इज नोन एज पाथ फंक्शन। तो जो मैंने बोला था प्रॉपर्टी के समय पर, हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दूसरा हमने कर लिया कौन सा, पॉइंट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होती हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता दूंगा आपको, अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी की जब हमने बात की थी कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज प्रॉपर्टी। तो ये पाथ से स्वतंत्र है, ये वाला बिंदु बहुत क्लियर हो गया लास्ट से कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। आप चाहे किसी भी तरीके से पहुँचें, लेकिन बिंदु 1 से चलेंगे और बिंदु 2 पर पहुँचेंगे तो बिंदु 1 और 2 वही रहेंगे। तो ये पाथ पर निर्भर नहीं करते। चूंकि ये पाथ पर निर्भर नहीं करते इसलिए कौन से हैं, पॉइंट फंक्शन है। और तीसरा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, ऊष्मागतिकी की परिभाषा क्या होती है, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, और उसके साथ क्या देखा हमने, यूनिवर्स भी देखा, तंत्र, परिसीमा, परिवेश, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स भी देखा हमने, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, खुला, बंद और विलग, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उनके गुण जाना, प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, इंटेंसिव होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं, कौन कौन सी होती है हमें ये पता लग गया, प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमने परिभाषाओं में स्टेट, पाथ, प्रोसेस और साइकिल, अवस्था, पथ, प्रक्रम एवं चक्र की परिभाषाएं पढ़ी। और फंक्शन में देखा कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। अब अभी तक हमने यहाँ पर पॉइंट फंक्शन की बात करी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पाथ फंक्शन जो अभी हमने बात की, हीट और वर्क, वो क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन है हमारा थर्मोडायनामिक्स का, जिससे संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं जो आपकी परीक्षा में आती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।